हे शिशिर, कैसे हो? बस सब अच्छा चल रहा है सिद्धार्थ, आप बताओ। बस मैं भी ठीक हूँ। तो हम लोग ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से, तो ओवर टू यू शिशिर। तो हेलो एवरीवन, एज यू ऑलरेडी नो, मेरा नाम शिशिर है और मैं एक फुल स्टैक एसडेट हूँ इन इथॉस लाइफ। प्रायर टू दैट मैंने मल्टीपल कंपनीज में काम किया, स्पेसिफिकली एपीएस माइंड टेक्नोलॉजी वे फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड माई करियर, which is Bangalore based. Then I moved to PayU, then RCCM Hyderabad, and then this is my next stint in Ethos. तो और ओके। ये मतलब आई टोटल कैरियर स्पैन ऑफ लाइक 10 years। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अच्छा, तो आपने जब स्टार्ट किया था तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या थी? स्टार्टिंग सैलरी मेरा पैकेज था 3.2, विच इज लाइक 20,000 कुछ आता था, 20,600 के समथिंग कुछ आती थी टेक होम सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग पीएफ एंड टैक्सेस एंड एवरीथिंग। या सो इट वाज वेरी लेस एट दैट टाइम, इट वाज 10 years बैक। हाँ, मैंने भी स्टार्ट किया था 9 साल पहले, तो मेरा भी 3.1 ही था। तो हम लोग नॉर्मली वही लेवल पे स्टार्ट करते हैं। मेरे को लग रहा है कि आज भी वो इंडस्ट्री में एक रेगुलेशन बनी हुई है कि मतलब वही 3.2 आज भी मिल रहा है, जो कि मतलब एक बहुत खराब बात है, हम्म। लेकिन ठीक है, कुछ नहीं कर सकते उसका। मतलब जो भी लोग इसको पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हाँ, और फ्रेशर है एटलीस्ट, मतलब दे आर ट्राइंग टू गो इनटू दिस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो उनका ये है कि आप ट्राई टू गेट अ जॉब। ठीक है, डोंट गो विद दी मनी की 3.2 मिल रहा है, 3.1 मिल रहा है, और आप अच्छा काम देखो। अगर आपको काम मिल जाए तो इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सब कुछ मैनेज हो जाता है। इट्स नॉट अ बिग डील कि आप जिंदगी भर 20,000 पे नहीं करोगे। करेक्ट। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर पैसे देखोगे तो आप करियर स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे आईटी में। हाँ नहीं, अगर आपको पैसा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं भी मिलता तो आपको 1 साल 2 साल 3 साल, सबका करियर पाथ, सबका ना फ्यूचर अलग तरीके से होता है। तो कुछ लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, कुछ लोग को स्टार्टिंग में आराम से सब कुछ प्लेट पे मिल जाता है, लेकिन बाद में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। तो चाहे वो पहले कर लो, बाद में कर लो, अगर स्टार्टिंग मिल रही है, कम पे भी मिल रहा है, और अगर आपको लगता है कि नहीं इतने में क्या होगा, तो जस्ट ट्राई टू सर्वाइव। ठीक है, और आप सीखिए वहाँ पे ज़्यादा, 1 साल 2 साल काम करिए, इवेंचुअली आपकी सैलरी ग्रोथ हो जाएगी। वो सब हम डिस्कस करेक्ट। करेंगे कि हाउ टू ग्रो योर सैलरी, और ना व्हाट स्किल वी नीड टू लर्न कि आपका अच्छा सैलरी हो जाए ना। फ्रेशर लेवल पे आप बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं है और आपको कम सैलरी मिली हुई है, तो आप क्या पढ़ें, क्या सीखें, कि तो वी विल डिस्कस इन दिस पॉडकास्ट। करेक्ट है। तो आपने मोस्टली मैंने देखा कि आपका एक्सपीरियंस मोस्टली स्टार्टअप कंपनीज में ही है। तो पहला तो क्वेश्चन ये कि आपने क्यों चूज किया स्टार्टअप कंपनी में काम करने का, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और मेरा मेरे चूज करने का रीजन बड़ा वियर्ड है। तो व्हेन आई ज्वाइन हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी। और मैं जब कॉलेज में था तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती थी। हैप्पीएस्ट माइंड वाज द फर्स्ट कंपनी, बिकॉज 2012-11 में ये स्टार्ट ही हुई थी, तो ये लोग पहली बार कैंपस प्लेसमेंट कर रहे थे हमारे कॉलेज से। ठीक है, मतलब इवेंचुअली लोग पहली बार कैंपस कर ही रहे थे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। तो मेरे दिमाग में हमेशा से ये नोशन बना था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो थे वो सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में थे। ठीक है, और उनको सैलरी भी ज़्यादा मिलती थी, तो दे आर गेटिंग लाइक 4.5। और उस टाइम पे ना वो बहुत था कि अब मैं 3.2 पे हूँ, और और वो लोग 4.5 पे बैठे हैं। और प्लस प्रोडक्ट में क्या होता है ना कि एक अपनापन होता है कि भाई ये मेरी कंपनी है, मेरा प्रोडक्ट है, तो आपको डिलीवरी या उस पर ज़्यादा नहीं आना होता है। सर्विसेज में क्या है कि यू आर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर फॉर सम अदर कंपनी, और फिर उसकी टाइमलाइंस हैं, यू हैव टू अडेयर, और वो क्या स्टैक यूज़ करना चाहते हैं, यू हैव टू अडेयर, राइट। प्रोडक्ट बेस में ऐसा नहीं रहता, और प्रोडक्ट बेस में ग्रोथ ऑप्शंस भी ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने 1 साल वहाँ पे काम किया, और देन सडनली आई गॉट ए चांस कि पेयू इंटरव्यू के लिए आई थी बैंगलोर में। आई वाज इन बैंगलोर एट दैट टाइम, दे वर हायरिंग फॉर दिल्ली रीजन, और मैंने दिया। और फिर मैंने उसके बारे में मैंने तो फिर ऐसे मजाक मजाक में दे दिया था, और आई वाज नॉट वेरी सीरियस कि मेरा फर्स्ट पेयू वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस आफ्टर गेटिंग ए जॉब। तो इट वाज आई वाज गोइंग फॉर अ फर्स्ट इंटरव्यू, और उसमें मेरा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि आई गॉट एन ऑफर, और फिर देन आई स्टार्टेड डिगिंग मोर अबाउट द कंपनी। और फिर एज यूजुअल मेरा एक था कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी निकली, पेमेंट गेटवे था। मैंने एक दो लोगों से और पूछा कि पेमेंट गेटवे क्या होता है, कैसा होता है, राइट। उन्होंने बोला कि अच्छा, ऐसा ऐसा होता है। मैंने बोला यार ठीक ठाक लग रहा है, मतलब दिल्ली भी मेरा यूपी स्टेट है, मतलब मेरा होम टाउन इज इन यूपी। तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ माई करियर में मैंने कुछ कंस्टेंट रखा नहीं था। मैंने बोला कि यार जहाँ भी जॉब मिलेगी, जहाँ भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आई विल गो।
तो आई एक्सेप्टेड दिस ऑफर और उस समय मेरे को ज़्यादा पैसा भी मिल रहा था ऑब्वियसली मैं 3.2 मैं 4.5 पे आ गया था एसेंशियली मैं अपने दोस्तों के बराबर आ गया था आफ्टर 1 ईयर ना। तो मैंने बोला कि अब हम लोग एट पार हैं ना तो कंपटीशन में ना। तो मैंने ये कंपनी ज्वाइन कर ली और फिर आई मूव्ड फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली स्पेसिफिकली टू गुड़गांव। या ये फीलिंग अच्छा रहता है कि मेरा और मेरे दोस्त का पैकेज सेम है, नहीं तो दोस्त का पैकेज ज़्यादा होता है तो जलन भी होती है। हाँ, मतलब ये जब भी आप स्टार्ट कर रहे होते हो तो आप क्या देखोगे कि यार यही है राइट कि मतलब मेरा फ्रेंड है वो सेम कैलिबर मतलब ऐसा भी नहीं है हुँ, कि वो कुछ अलग ही है या कुछ वो कि बहुत ही ज़्यादा रॉक स्टार था पढ़ाई में या ऐसा कुछ था, वो भी आपके बराबर का ही आपको लगता है कि मैं भी ये अच्छा हाँ, हुँ, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ कि हमारे कॉलेज में जो रूल था वो ये था कि इफ यू गेट प्लेसमेंट इन वन कंपनी यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट हुँ, ऑन एनी अदर। तो अब हैप्पीएस्ट माइंड वाज़ द फर्स्ट कंपनी, मैं पहले दिन बैठा और पहले दिन मेरा प्लेसमेंट हो गया, ठीक है? हुँ, और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी जिनमें बाकियों का हुआ था, वो हमारे यहाँ पे रॉकस्टार कंपनी हुआ करती थी। सबका सपना था कि उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाएँगे। वो सेकंड डे आई थी, उसको सेकंड स्लॉट मिला था और आई वाज़ नॉट इवन अलाउड टू सिट। राइट, तो हमारे यहाँ पे गैप बहुत था कि मतलब 3.2 पे अगर आपका हो गया है, आप तभी अलाउ किए जाएँगे जब अनटिल अनलेस की कोई अदर कंपनी आएगी जो 10 का देगी पैकेज या 10 प्लस का पैकेज होगा तभी आप बैठ सकते हो। उस समय पे इतना पैकेज बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ही दे पाती थी और वो जनरली नहीं आती थी। हमारे कॉलेज में नहीं आती थी। तो यार ठीक है, मेरे को तो मौका ही नहीं मिला। अगर मौका मिला होता तो शायद मैं भी प्रोडक्ट में रहता, लेकिन ठीक है फिर आई कन्वर्टेड आफ्टर 1 ईयर। मतलब पहली बार ऐसा सुना है कि जॉब लग गया तो अपने को खुशी होनी चाहिए, लेकिन दुःख हुआ कि यार इसमें लग गया और उसमें नहीं लगा मुझे। मतलब जिसमें चाहिए था उसमें बैठ ही नहीं पाया। हाँ, मतलब अगर वो मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ इनफैक्ट क्योंकि ना अगर मेरा हाँ, पहले अगर मान लो मैं इंटरव्यू देता और नहीं हुआ होता तो शायद एक बैक दिमाग में आता है क्योंकि ना हुँ, वो बहुत प्रेस्टीजियस मतलब वो बड़ा प्रेस्टीज था हमारे कॉलेज में कि इस कंपनी में ना मतलब मैनहट्टन एसोसिएट उस कंपनी का नाम है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है इनटू लॉजिस्टिक्स सेक्टर। और उस समय ना बहुत रॉकस्टार कंपनी हुआ करती थी और उसका इंटरव्यू बड़ा टफ हुआ करता था, तो सब लोग बड़े घबराए रहते थे कि यार ये मैनहट्टन में बैठेंगे और मैनहट्टन का इंटरव्यू बड़ा टफ होता है। अगर मान लो मैं बैठा होता और नहीं क्रैक कर पाया होता, तो शायद मैं अपने दिमाग में ये सोच लेता हुँ, कि मैं नहीं कर पाऊँगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अच्छा ही हुआ मेरे लिए कि मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं सर्विसेज़ में गया, देन आई प्रिपेयर्ड कि मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, फिर मैं आई प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर, वेल नॉट एक्ज़ैक्टली 1 ईयर बट अब कीप ऑन प्रिपेयरिंग और फिर काम बन गया। अच्छा है। तो हम लोग जैसे कि बात कर रहे हैं बहुत सारे ऑफ़र्स की, समझो ऐसा होता है कि मेरे पास बहुत सारे ऑफ़र्स हैं एक स्टार्टअप कंपनीज़ के। अभी हम लोग को तो हुँ। एक ही स्टार्टअप कंपनी चूज़ करनी पड़ेगी, तो हम लोग वो कैसे चूज़ करें फिर? ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसका ना पहले मेरे को भी ऐसा था कि कैसे चूज़ करें, तो फिर वन ऑफ माय सीनियर मैंने उनसे पूछा कि मेरे पास ना मल्टीपल ऑफर है और ही वाज़ अ डायरेक्टर इंजीनियरिंग और हम लोग हमारी मेरी अच्छी बड़ी बात होती थी और हम लोग एक ही टीम में थे और ही वाज़ वेरी जॉली पर्सन। तो हम लोग एक दिन रात को ऑफ़िस में ही थे, कुछ एक्टिविटी थी, रात का 9 बज गया था। अ, और उस टाइम पे हम लोग ऑफ़िस जाया करते थे, ऑब्वियसली कोविड नहीं था तो तो हम लोग ऐसे रात में टहल रहे थे कंपाउंड में ही ऑफ़िस के और फिर मैंने पूछा कि सर ऐसा है मैं निकल रहा हूँ। कुछ कंपनी में सिचुएशन हो गई थी तो फिर हमने भी सोचा कि ये थोड़ा-सा देख लिया जाए। तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो ये उनकी एडवाइस है जो मैं आज भी फ़ॉलो करता हूँ, ये बड़ी सटीक मुझे लगती है कि एडवाइस। तो उन्होंने बोला कि 3 क्राइटेरिया होते हैं कंपनी को जॉइन करने के। पहला यू आर गेटिंग अ वेरी गुड सैलरी, ठीक। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि यू आर गेटिंग अ वेरी गुड वर्क। हुँ, तीसरा क्राइटेरिया होता है कि यू आर वर्किंग विद वेरी स्मार्ट फोक्स। आप जहाँ पे जा रहे हुँ, हो, वहाँ का जो टेक है, जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो आप लिंक्डइन से उठा सकते हो कि वो आप देखो कि वो एवरेज बंदे कहाँ के हैं। क्या वो टियर 3 कॉलेज से आए हुए हैं या उसमें कुछ आईआईटीज़ के बंदे बैठे हैं या एनआईटी के भी कैसा क्राउड है आपको पता चल जाता है, राइट? तो उन्होंने मुझसे बोला कि अगर इन 3 चीज़ों में से 2 चीज़ भी मिल रही होती है ना, तो हुँ, यू चूज़ द कंपनी। हुँ, तो अगर आपका मल्टीपल ऑफर है और 3 चीज़ में से 2 भी चीज़ अगर आपको मिल रहा है, अगर आपको बहुत स्मार्ट बंदे मिल रहे हैं काम करने के लिए, अच्छा काम मिल रहा है, सैलरी कम मिल रही है, गो फॉर इट। आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, आपको काम भी बहुत अच्छा मिल रहा है, गो फॉर इट। आपको बंदे अगर खराब मिल रहे हैं तो। खराब इन द सेंस कि मतलब एक ऐसा परसेप्शन है ना, मतलब इट्स नॉट अबाउट परसेप्शन, ऑब्वियसली जो बंदा आईआईटी, एनआईटी से है, दे आर कंपैरेटिवली दे आर बेटर ना, और आप उनके साथ काम करेंगे तो आपको पता ही अलग लेवल का होता है कि उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है। वो जो कोड लिखते हैं
तो वो अलग लेवल का कोड लिखते हैं, हाउ दे टेस्ट इट, हाउ दे थिंक द एज केसेस, किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब, बट आप देखो कि आपका पीयर ग्रुप क्या है। अगर पीयर ग्रुप इज वेरी स्मार्ट, दे आर फ्रॉम, और कहाँ से आए हैं, कोई बंदा उसका पिछला बैकग्राउंड क्या है, यू कैन ऑल गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इन लिंक्डइन। एक दो बंदे को देखो कि वो कहाँ से है, क्या किस पहले भी उन्होंने अगर काम किया तो किस कंपनी में काम किया। कोई बंदा अगर गूगल से काम करके आया तो ऑब्वियसली जिस छोटी स्टार्टअप में आ रहा तो वो वहां से एक्सपीरियंस लेके आ रहा, तो आप उससे सीख सकते हो कुछ, बहुत कुछ। तो ये 3 क्राइटेरिया मैं फॉलो करता हूँ हमेशा। नहीं, ये बहुत अच्छा है। आइडियली तीनों चेक हो जाने चाहिए, लेकिन तीनों चेक हो गए नहीं, लेकिन हाँ। आइडियली जल्दी मिलता नहीं है। मैं आपको सिद्धार्थ ये बताता हूँ, जनरली नहीं तीनों, यू कैन नॉट गेट ऑल 3। इट्स वेरी वेरी रेयर। करेक्ट। इट्स वेरी वेरी रेयर। यू ऑलवेज सेटल फॉर 2। 2 से नीचे सेटल भी मत हो। अगर आपको एक मिल रहा है, आपको सिर्फ पैसा मिल रहा है, डोंट गो फॉर इट, क्योंकि आपका करियर ब्लॉक हो जाएगा। आप पैसा बहुत उठा लोगे, आप अच्छा काम नहीं करोगे, फिर जब आप बाहर निकलोगे लॉन्ग टर्म में आप अपने लिए खराब कर दोगे। आपको पैसा कम मिला, आपको पीयर ग्रुप खराब मिल गया, तो ऑब्वियसली आपको वो छोड़नी ही पड़ जाएगी। कल्चरली अगर वो कंपनी खराब होगी, पीयर ग्रुप खराब है, वहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे या फिर आप वो कंपनी छोड़ोगे, राइट? तो अल्टीमेटली उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये बहुत अच्छा एडवाइस है जो भी आपने सीनियर ने बोला कि 3 में से 2 देखो, हो रहा है तो चले जाओ, नहीं तो फिर कोई सेंस ही मिनिमम नहीं बन रहा। मिनिमम 2। तो और एक रीज़न है, मतलब हम लोग जब स्टार्टअप कंपनीज़ जॉइन करते हैं, तो ऐसा है क्या कि हम लोग को स्टार्टअप में ज़्यादा पैकेज मिलता है, इसलिए हम लोग स्टार्टअप में जाए कंपेयर टू एमएनसी? या देखो, स्टार्टअप में कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलता है ना। पर एक उसका भी एक सैचुरेशन लिमिट है, मतलब ऑन एन एवरेज कहें तो ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। भाई ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप जा रहे हो, गूगल में जा रहे हो, तो यार वो स्टेबल कंपनीज है, राइट? मैं तो उन काफ़ी बड़ी कंपनियों का नाम ले लिया, लेकिन अगर आप टीयर 2 प्रोडक्ट भी ले लो, टीयर 2 प्रोडक्ट कंपनीज ले लो, नॉट गूगल, तो तो अब क्या है कि वो अगर स्टेबल है, वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं है, तो फिर वो रिस्क का पैसा नहीं है ना। यू नो कि एवरीथिंग इज गुड, आपको एक अच्छी लाइफ मिलेगी, ठीक है? आप वहाँ पे बैठोगे, आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, आपको 6 बजे बाद कोई करने काम नहीं करना पड़ेगा, आपकी एक ईज़ी लाइफ चल रही है। स्टार्टअप में रिस्क है, तो रिस्क का फिर वैल्यू है। तो शिशिर, आपने ऐसा बोला कि रिस्क फैक्टर्स, तो स्टार्टअप में नॉर्मली क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो एक बंदे को कंसीडर करना चाहिए अगर वो स्टार्टअप कंपनी चूज़ कर रहा है तो? यार देखो, स्टार्टअप कंपनी चूज़ करने की ना, एक तो कंपनी का रिस्क होता है कि यार आप जो देखो स्टार्टअप पे जा रहे हो, लेकिन आपको ना थोड़ा-सा एक कोई भी अगर इंजीनियर है या कोई भी बंदा किसी कंपनी को जॉइन कर रहा है, यू शुड ऑलवेज़ थिंक कि वो जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो क्या फ़ीज़िबल प्रोडक्ट है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100% वो काम कर ही पाओगे, लेकिन आप एटलीस्ट इतना तो आपके अंदर वो अक्यूम होना चाहिए, या इतना एप्टीट्यूड होना चाहिए कि आप वो थोड़ा-सा एनालाइज़ कर पाओ कि ये जो कंपनी काम करने जा रही है, क्या वो कभी मतलब वो सक्सेसफुल भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। सबसे पहला तो चेक यही है। नॉट जस्ट कि वो पैसा दे रही है, ठीक है? मतलब बिज़नेस भी स्केलेबल होना चाहिए, राइट? तो पहली बात तो ये है। फिर देखो अर्ली स्टेज में क्या है कि जैसे मैं मैं फ़िल्ट्रेशन क्राइटेरिया ये मेरे लिए लागू होता है, मुझे नहीं पता कि सबके लिए लागू होगा कि नहीं होगा। मैं कैसा करता हूँ कि मैं तो पहले ये देखता हूँ कि जो बिज़नेस में जा रहे हैं, वो बिज़नेस क्या है? क्या काम करता है? कितना स्केल होने का वो है? आप जब भी जॉइन करें, आप एचआर से हमेशा ये पूछें कि आप कितना स्केलेबिलिटी देखते हैं, कितना रेवेन्यू देखते हैं? पहली बात तो ये है। दूसरा आपको देखना चाहिए कि मैं जो देखता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो गए हैं, फाइनेंशियली फ्री का मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में बहुत पैसे नहीं हैं अगर, और आपके पास लायबिलिटी है, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको नौकरी करनी आपके लिए एक ज़रूरत है, तब आप हमेशा एटलीस्ट सी राउंड फंडेड, डी राउंड फंडेड कंपनी में ही जाएँ। डोंट गो विद द ए और बी, ठीक है? क्योंकि ए और बी में बहुत रिस्क है। वो अच्छा हो भी सकता है, वो गेम चेंजर है, मतलब अगर हो गया तो फिर यू विल बी मल्टी मिलियनेयर, ठीक है? नहीं हुआ तो फिर आप जॉब पे वो उसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है, जॉब चली ही जाएगी ना, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, राइट है? वो मिल भी जाती है, तो फर्जी लोग डरते हैं। अगर आप 10 ईयर्स के कम के एक्सपीरियंस में हैं, तो आपको कोई रिस्क नहीं है। 10 साल वालों के लिए बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। जब आप बहुत बड़े लेवल पे चले जाते हैं, 20 साल, 25 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब जॉब मिलना एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस पे कोई एंटरटेन नहीं करता, तो वो एक अलग चीज़ है। तो तो आप हमेशा स्टार्टअप में ये देखें कि उसका विज़न क्या है, वो जो काम करती है, वो क्या प्रोडक्ट बना रही है। मतलब इतना आप भी अगर आप उसको चला रहे होते, तो क्या आप उसको चला पाते? या वो प्रोडक्ट जो वो बेच रहे हैं, वो यू आर कन्विंस्ड कि अगर आपको बेचना पड़े तो
तुम खुश हो अगर तुमको कोई बोल दे कि इसका क्या भविष्य, तुम कुछ बता पाओगे उसमें, कुछ वैल्यू ऐड कर पाओगे? ठीक है, जैसे अमेज़न है, हाँ, तो अमेज़न का लगता है कि भाई इतना ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, दुनिया डिजिटाइज़ हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन बिकेगा। ऑनलाइन बैंकिंग में फिनटेक में चले जाओ, हाँ, बैंक कोई नहीं जाना चाहता, एवरीबॉडी वांट्स टू डू बैंकिंग। क्रेडिट में चले जाओ, हाँ, इंडिया इज़ अ क्रेडिट स्टार्व कंट्री, लोगों के पास क्रेडिट नहीं है, तो हम कुछ एल्गोरिदम बना रहे हैं जिससे हम लोगों को दें क्रेडिट, हम उनको लोन दे सकें। लेकिन अब कुछ भी बना रहा है आदमी की ना, तो वो आपको एक सोचना पड़ेगा। और दूसरा थोड़ा-सा, थोड़ी-सी फंडेड हो, मतलब थोड़ा-सा उसकी स्ट्रेंथ हो, ताकि ये ना हो कि भाई यार अभी कुछ पैसा है नहीं और आप गए और आप अच्छी जॉब छोड़ के गए और फिर वो कंपनी के पास फंडिंग नहीं है, वो क्लोज़ हो गया, फिर आप यू आर हंटिंग फॉर अ जॉब। मिल जाएगी लेकिन वो एक अननेसेसरी प्रॉब्लम है। करेक्ट, मतलब मेन रीज़न है कि पहले रिसर्च करो कि वो स्टार्टअप कंपनी क्या कर रही है। क्योंकि सैलरी तो वो ठीक है, वो दे देगी, लेकिन अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हो, जाओगे तो ऐसी नौबत भी आ सकती है कि वापस निकलने के भी हाँ, मतलब अपने को वेल वापस रिसर्च निकलना ही करके क्या है कि देखो यार, ऐसा हो सकता है कि शायद आपकी रिसर्च गलत हो जाए, सबके साथ होता है, हुँ, बहुत लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, ठीक है? ऐसा हो सकता है, बट अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस करके जाओ, कि भाई हुँ, आपके पास ये 2 ऑप्शंस थे स्टार्टअप्स के, आपको क्या लगता है कि कौन-सा धंधा स्केल करेगा? सिंपल सी बात है। अगर आप चला रहे होते तो आपको कौन-सा धंधा समझ में आता है? जो करेक्ट। समझ में आता है उसमें चले जाओ, हुँ, बराबर है, नहीं समझ में आता तो छोड़ दो। नहीं समझ में आया छोड़ दो। और बहुत सी कंपनियाँ हैं, लाखों कंपनी है। हुँ, तो आपने आपने ऑटोमेशन टेस्टिंग कहाँ से सीखी? और आपको क्या करियर में हेल्प किया है क्या? क्योंकि आपने भी स्टार्ट मैनुअल से ही किया होगा, तो क्या ऑटोमेशन टेस्टिंग करने के बाद आपके करियर में कुछ फ़र्क आया है, कुछ ग्रोथ हुआ है? नहीं तो मैं इस मामले में ब्लेस्ड था कि मेरी जो पहली जॉब थी वो डायरेक्टली ऑटोमेशन की थी, अच्छा। ठीक है? तो मेरे साथ क्या हुआ कि आई वाज़ हायर्ड फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर पोजीशन, बट इवेंचुअली क्योंकि हैप्पीस्मार्ट वाज़ अ प्रोडक्ट सर्विसेज़ कंपनी और उनका कुछ प्रोजेक्ट वगैरह डिक्लाइन हो गया, तो हम लोग को हमारे बैच में 10-12 बच्चे थे। हमारे हमारे कॉलेज से मतलब 20 या 22 लोगों को हायर किया गया था। तो उसमें 10-12 लोग की जॉइनिंग 2 चंक्स में जॉइनिंग आई थी। तो पहले चंक्स में जो जॉइनिंग आई थी उनको डेव प्रोजेक्ट मिल गया क्योंकि उनका प्रोजेक्ट आ गया था। हमारी वाली जॉइनिंग के टाइम पे वो प्रोजेक्ट आने वाला था, बट वो दे एंटीसिपेटेड बट दे डिडन्ट गेट इट। तो उनको एक क्यूए का प्रोजेक्ट मिल गया था जहाँ पे ऑटोमेशन करना था, तो वो उन्होंने हम 12 लोग को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। हम भी नए-नए, हमें क्या मालूम कि क्या डेवलपर क्या, मुझे मालूम भी नहीं था कि क्या डेवलपमेंट होती है, क्या टेस्टिंग होती है। तो बस मुझे इतना पता है कि टेस्टिंग मतलब एक टेस्टिंग में होता है कि मैनुअली करना पड़ेगा। तो मैंने मेरा जो मैनेजर था, मैंने उससे बोला कि यार मैनुअली कुछ करना पड़ेगा क्या? मतलब मेरे को तो कोड आता है, ठीक है? मेरे को ठीक-ठाक मतलब अच्छी कोडिंग आती थी मतलब कॉलेज के टाइम पे। तो बोला नहीं, नहीं आपको कोड ही तो लिखना है, इसमें भी ऑटोमेशन में भी आपको कोड लिखना है। तो आई वाज़ सैटिस्फाइड कि चलो ठीक है कोड ही लिखना है। तो फिर मैं कोड ही लिखने लग गया। 1 साल मैंने पूरा दबा के कोड किया लिखा। तो मैंने कभी मैनुअल नहीं किया। फिर मैं जब सेकंड जॉब में गया, मैंने हैप्पीएस्ट माइंड से जब चेंज किया, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, तो वहाँ पे एसडेट मॉडल था, मतलब फुल स्टैक वाला मॉडल था कि वहाँ पे यू हैव टू डू क्यूए मैनुअल प्लस कोड भी। सर हैप्पीएस्ट माइंड में तो क्या है कि हमें प्रोजेक्ट मिला था कि आपको टेस्ट केस मिलेंगे ऑटो मैनुअल रिटर्न, और यू डोंट हैव टू टेस्ट, आपको सिर्फ ऑटोमेट करके दे देना है थर्ड पार्टी कंपनी को, वो हुँ, रन करते रहेंगे अपना। तो हमें प्रोडक्ट टेस्ट भी नहीं करना था। तो जब मैं प्रोडक्ट में गया तो फिर वहाँ मैंने मैनुअल सीखी, मतलब मुझे ऑटोमेशन आता था, मैंने उल्टा किया, मतलब यूएस मतलब मैनुअल से ऑटोमेशन सीखते हैं, मैं ऑटोमेशन से मैनुअल सीख रहा हूँ कि ऐसे क्या होता है, एज केसेस क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं ना, वो शीट कैसे बनाई जाती है, क्या क्या आपको चेक करना होता है, ये है वो। तो फिर मैंने उल्टा सीखा, एक तो ऐसे किया मैंने। हुँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग नॉर्मली पूछते हैं कि मैनुअल से ऑटोमेशन कैसे सीखना है? आपका पूरा उल्टा था, आप ऑटोमेशन मेरा सीख चुके थे, मैनुअल सीख रहे ऑटोमेशन थे। सीखा मैंने, हाँ। हुँ, तो क्योंकि आपने भी नॉर्मली क्यूए का माइंडसेट क्या होना चाहिए? जभी भी हम लोग के पास कुछ आता है टेस्टिंग के लिए, भले वो मैनुअल हो, ऑटोमेशन हो, आपका क्या माइंडसेट है? तो और आप क्या बोलोगे लोगों को कि आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए? देखो यार, पहले ना तो 2-3 चीज़ें हैं, नोशन जिसका मैं बड़ा मतलब वो करता हूँ, विरोध करता हूँ उस चीज़ का, कि एक माइंडसेट है क्यूए माइंडसेट, कि भाई तुम क्यूए जैसे लेबल हो जाते हो, ठीक है? हुँ, इसका रीज़न ये है कि बहुत लोग पहले मैनुअल थे, तो उनको कोड लिखना नहीं आता, और वो फिर वो धीरे-धीरे ऑटोमेशन में मूव किए, इसलिए भी एक वो है। और या पहले के लोग जो क्यूए होते थे, वो लोग कोड नहीं लिखते थे, ठीक है? ये जो एसजेट का जो टर्म आ गया है, वो जितने भी लोग हैं जो उसको सुन रहे हैं, जो एसजेट हैं या जिनको कोड करना आता है, डोंट ट्रीट योरसेल्फ एज़ ए क्यूए। मतलब क्योंकि अगर आप क्यूए को अपने आप को ट्रीट करोगे ना, तो आप अपने आप को इंजीनियर नहीं ट्रीट कर पाओगे। तो यू आर एसें आपको कोड लिखना आता है, एसेंशियली यू आर इंजीनियर, ठीक है? आप कोड लिख सकते हो।
जो डेवलपर लिख रहा है कोड, बैकएंड वाला, वो आप भी लिख सकते हो। इट्स जस्ट लाइक कि आप लिखते नहीं हो, ठीक है? जैसे डेवलपर जो है वो डेवऑप्स के कोड नहीं लिखता। ऐसा थोड़ी है कि अगर वो डेवऑप्स में गया होता तो वो क्या वो ऑटो स्केलिंग नहीं कर पाता, कुबरनेटिस के क्लस्टर नहीं लिख पाता, वो भी लिख देता। बट हमने चीज़ों को सेग्रीगेट कर दिया सो दैट वी गेट ए वेलोसिटी। इसीलिए कुछ लोग डेवलपर हैं कि भाई तुम्हारा काम है कि तुम फटाफट फटाफट कोड लिखते जाओ, तुम क्यूए हो, तुम फटाफट फटाफट टेस्ट करते जाओ, तुम डेवऑप्स हो, तुम फटाफट फटाफट ये सारे सिस्टम्स बनाते चलो, सीआईसीडी पाइपलाइन डाल दो कि ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए ना, आर्गो से वो हो जाए और सब कुछ हो जाए, है ना? लेकिन एसेंशियली एवरीबडी इज इंजीनियर। अब अगर आप बोलोगे कि तो उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, तो जब आप अपने आपको क्यूए माइंडसेट से क्यू अपने आप को क्यूए ट्रीट करा लेते हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता है कि आपका दिमाग बंद हो जाता है, आप अपने आप को इंजीनियर की तरह नहीं सोच पाते। ट्राई टू बी एन इंजीनियर, आप सब कुछ सीखिए। किसी भी क्यूए को सिस्टम को तोड़ने के लिए सिस्टम को बनाने वाले से ज़्यादा दिमाग चाहिए, ठीक है? तो आपको डेवलपर से ज़्यादा बेहतर बनना है, आपका गोल सिंपल से ये होना चाहिए। अब डेवलपर के साथ बैठिए, अगर आप जिस अपनी टीम में हैं, अपने टीम में मैनेजर को बोलिए कि भाई मेरे को डेव कोड बेस नहीं समझ में आता, आप अगर सिर्फ ब्लैक बॉक्स करते हैं तो आप बोलिए कि मैं कोड पढ़ सकता हूँ, जावा में कोड लिखा हुआ है, पाइथन में कोड लिखा हुआ है, मैं पाइथन सीख लूँगा। पाइथन सीखने में कितना टाइम लगता है? जावा सीखने में कितना टाइम लगता है? हार्डली 10 दिन, 20 दिन ले लो, 1 महीना ले लो, 1 महीने से ज़्यादा तो नहीं लगेगा अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो। आप 1 महीना पढ़ के जावा, अपने मैनेजर से बोलिए कि डेव्स के एक साथ एक मीटिंग कर लें। हर दिन 1 घंटे की मीटिंग रख लें, 1 हफ्ते में वो पूरा आपको एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट सब बता देगा, कोड कैसे होता है, कहाँ से आता है, कॉल कहाँ से आती है, क्या-क्या एग्जीक्यूट होता है, क्या चैलेंज है उसमें? आप सीख लो उसको। जब आप कोड सीख लेंगे तो जब आपके पास कोई चेंजेस आएगा तो आपको पता है ना कि उसकी इम्पैक्ट एरिया क्या है, वो किस फंक्शन में चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, वो क्या फंक्शन क्या करता है, कहाँ-कहाँ कॉल होता है, किस-किस फ्लो में कॉल होता है, आप वो सब टेस्ट कर पाएँगे। नहीं तो किसी ने बोला कि भाई मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, आपने जाके सिर्फ एक फ्लो चेक कर लिया, लेकिन वो क्या पता वो फंक्शन और भी किसी फ्लोज़ में काम आ रहा हो, तो आप यू विल मिस इट। तो आप कोई भी है, मतलब ट्रीट योरसेल्फ एज़ ए इंजीनियर, कि आप इंजीनियर हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। अगर आपको कोड लिखना आता है, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। जो सीनियर इंजीनियर हो जाते हैं या 5 साल 6 साल के इंजीनियर हो जाते हैं, वो कोड के साथ डिज़ाइन भी जान जाते हैं। आप भी पढ़ लो सिस्टम डिज़ाइन, क्या दिक्कत है? ऐसा तो है नहीं कि डेटाबेस समझ में नहीं आता आपको, कि भाई डेटाबेस क्या होता है, एकदम एलियन कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ऐसा भी नहीं है। कि सर्वर क्या होता है आपको यही नहीं मालूम है, तो भाई मैं कैसे पढ़ूँ? ये भी बात नहीं है। रेडिस क्या होता है आपको नहीं पता है, काफका क्या होता है आपको नहीं पता, RabbitMQ क्या होता है नहीं पता, सबको पता होता है ये। और मैंने अक्सर पाया है सिद्धार्थ कि जैसे ही जॉब मिलता है ना, लोग पढ़ना छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आईटी में आप ये नहीं कर सकते भाई। अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया ना, तो आईटी इज़ नॉट फॉर यू। अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है, काम चल रहा है तो फिर चलता ही रहेगा। तो पढ़ाई करते रहिए। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। एक तो ओपन माइंड रखो कि अगर कुछ हो रहा है डिस्कशन, कुछ नई चीज आ रही है तो उसको सीख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते। तो और एक चीज है कि नोशन वही ना, जब आप क्यूए का नोशन डाल देते हो तो वो दिमाग बंद हाँ, कर देता है कि भाई करेक्ट। तुम तो क्यूए, तुमको क्या मतलब है डेव में क्या हो रहा है? व्हाई यू वांट टू अंडरस्टैंड द डिजाइन? क्योंकि तुम तो क्यूए हो ना। भाई तू क्यूए से पहले इंजीनियर है ना, तूने बीटेक की थी ना, तो तू इंजीनियर था। तूने तो वही पढ़ा है जो वो पढ़ के आया था। तूने भी नेटवर्क पढ़ा है, तूने भी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, तूने भी डेटाबेस पढ़ा है, वो भी वही पढ़ के आया था। हाँ, ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर कोड में था, तू थोड़ा कम था, इसलिए शायद क्यूए में आ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि ठीक है कॉलेज शायद तुमने नहीं सही से पढ़ाई की, इसलिए तुम्हारा कोड कमजोर हो गया, लेकिन अब तो कर सकते हो। तो डोंट ट्रीट अभी हम लोग योरसेल्फ। अभी हम लोग लेवल सेम कर सकते हैं। अभी हमारे ऊपर है, कॉलेज का एजुकेशन वो सब तो हो गया, अभी वो हमारे हाथ में नहीं था। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। देखो मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि अगर आप ये थॉट प्रोसेस रखोगे तो यू विल बी मच मच बेटर क्यूए। आप डेव नहीं बन पाओगे। डेव बन सकते हो कि अगर आप अर्ली स्टेज ऑफ योर करियर में, क्योंकि ना एक्चुअली वो नोशन ऐसा इतना सबके दिमाग में चला गया कि नोबडी विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तुम 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस में हो तो तब भी कोशिश कर सकते हो अपने कंपनी में कि डेव में मूव करने का, कि बोलो भाई मेरे को दो सिखा दो, ट्रेनिंग दे दो, क्या दिक्कत है? लेकिन लोग करना नहीं चाहते। आई डोंट नो व्हाई, क्या प्रॉब्लम है? इंडिया में कल्चर ही नहीं है कि भाई तू क्यूए तो तू जिंदगी भर क्यूए रहेगा, बस सिंपल सी बात है। तो क्यूए में देखिए तो मैनुअल से ऑटोमेशन जा सकता है कि नहीं कर सकता? अब जो मैनुअल वाला बंदा है उसका तब भी समझ में आता है कि भाई उसको कोड ही नहीं आता, तो वो डेव कैसे करेगा? लेकिन जो ऑटोमेशन वाला है उसको क्या प्रॉब्लम है? सिखा दो उसको। स्प्रिंग भी तो काम करता हो, क्या है हाइबरनेट नहीं आता कि क्या है इसमें इतना रॉकेट साइंस है कि स्प्रिंग हाइबरनेट नहीं समझ समझ पाएगा बंदा? लेकिन कोई को करना नहीं चाहता, तो एक प्रॉब्लम होती है। तो
अगर आप ये करोगे तो आप क्यूए में बहुत अच्छा कर पाओगे, यू विल बी वेरी वेरी एडवांस क्यूए। और फिर ना जो कि मतलब हर डेवलपर चाहेगा कि भाई ऐसा बंदा मेरे साथ रहे, तो फिर मेरे मेरे प्रॉब्लम्स को बग ज़्यादा अच्छे से मुझे बता सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। करेक्ट। आपने एक टर्म यूज किया फुल स्टैक एस्टेट, तो आप थोड़ा बताओगे कि फुल स्टैक एस्टेट जब बोलते हैं उसका मतलब क्या है? या कुछ नहीं, फुल स्टैक एक जैसे फैंसी वर्ड, ठीक है? जैसे फुल स्टैक इंजीनियर होता है, इंजीनियर पहले क्या होता था कि एचटीएमएल सीएसएस वाले बंदे अलग हो जाते थे, उसका काम था एचटीएमएल सीएसएस लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। बैकएंड वाले बंदे होते थे, वो बैकएंड का कोड लिखते थे। अब क्या हो गया, फुल स्टैक इंजीनियर आ गया टर्मिनोलॉजी कि भाई मैं एचटीएमएल सीएसएस भी करूंगा, बैकएंड भी करूंगा। इट्स जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? कि आइडियली जो भी इंजीनियर है उसको एचटीएमएल सीएसएस भी तो आनी ही चाहिए। ठीक है, आप वो पहले काम नहीं करते थे, अब वो आपको जोड़ दिया गया कि तो भाई तू एचटीएमएल सीएसएस भी लिखेगा, बैकएंड भी करेगा, तो फुल स्टैक हो गया। सिमिलरली पहले क्यूए क्या करते थे, ब्लैक बॉक्स करते थे कि भाई मुझे कोड से मतलब नहीं है, मैं बस वेबसाइट को उठाऊंगा, चलाऊंगा, फंक्शनैलिटी देखूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब बैकएंड भी देख, हर चीज तो अब नहीं कर सकता, बहुत सी चीजें हैं भाई, माइक्रो सर्विसेज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, वो क्या यूआई में देखोगे तुम, है ही नहीं कुछ, कैसे टेस्ट करोगे फिर? काफका में मैसेज गया कि नहीं गया, काफका क्या आपका ब्रोकर जो है वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्रॉन है, क्रॉन कोई बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, क्रॉन है, आपका सिस्टम में क्रॉन बेस है कि वो काफका की क्यू को क्रॉन रन करती है और रीड करती है और कुछ प्रोसेस करती है। उसमें क्या आप यूआई देखेंगे? आप तो टेस्ट ही नहीं कर पाओगे। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टर होगा वो टेस्ट ही नहीं कर पाएगा, कैसे करेगा टेस्ट? वो उसको पता ही नहीं है। तो अगर आपको कोड लिखना आता है तो आपको पता है कि आप वो क्रॉन को ट्रिगर करवाओगे, देखोगे कि क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस कर रहा है, डीबी में क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, क्यू में क्या जा रहा है। तो ये फुल स्टैक होता है। क्योंकि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है फुल स्टैक एस्टेट, तो लोगों को रहता है भाई ये कुछ नया आ गया कि क्या, नया करियर पाते हैं कि क्या, इसलिए। ये जो सब फैंसी वर्ड है, सब आधी दुनिया फैंसी पे चल रही है बस। ठीक है, एसेंशियली यू आर इंजीनियर, आपको सब आना चाहिए, सिंपल सी बात है। आप इंजीनियर हो, आपको बैकएंड आना चाहिए, फ्रंट एंड आना चाहिए, आपको टेस्टिंग आनी चाहिए, आपको डेवऑप्स आना चाहिए। बस चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए डिपार्टमेंट्स बना दिए गए कि भाई तुम स्पेसिफिक काम करोगे, इसमें ही तुम एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बनाओ अपनी, बस यही बात हो रखी है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर किसी को एक सॉफ्टवेयर टेस्टर बनना है तो उसके लिए क्या पाथ हो सकता है कि वो फिर मैनुअल से स्टार्ट कर रही और फिर ऑटोमेशन में मूव हो सके, तो उसके लिए आप क्या रेकमेंड करोगे? देखो यार, सॉफ्टवेयर टेस्टर होने के लिए आपको तो पहले तो आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, अब तो 10 साल पहले की बात नहीं कर रहा। आज के ज़माने में क्या है कि आपको कोड अच्छा आना चाहिए, ठीक है? अगर आप आ रहे हो तो आप पहले कोडिंग करो, ठीक है? आपको बिज़नेस समझ में आना चाहिए। टेस्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बिज़नेस समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बिज़नेस नहीं समझ में आता है, तो आप टेस्ट क्या करोगे? क्योंकि टेस्ट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि फीचर को देखना, उसके साथ बहुत सी चीज़ें होती हैं। वो फीचर फीज़िबल है कि नहीं है, यूज़र एक्सपीरियंस उसका अच्छा है कि नहीं है, ये काम करने में यूज़र को दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। आप एज़ ए प्रोडक्ट यूज़र समझो ना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अमेज़न सब लोग यूज़ करते हैं, अगर आपको वो टेस्ट करना पड़े तो आप एज़ ए यूज़र भी सोच पाते हो कि भाई मैं रेगुलरली अमेज़न से सामान खरीदता हूँ और मेरा ये एक्सपीरियंस है। अगर यहाँ पे ना पेमेंट पेज पे आपने ये कर दिया होता तो शायद बेहतर होता ना, या पहले ही वेरिफ़िकेशन कर लेते हो। क्रेडिट कार्ड अगर मेरा स्टोर कर लेते तो अच्छा होता, मेरे को क्रेडिट कार्ड बार-बार पंच नहीं करना पड़ता। तो आपको बिज़नेस समझ में आता है तो आप ये सब चीज़ें सोच पाते हो। पेटीएम आप यूज़ करते हो, रोज़ का यूज़ करते हो, आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मान लो, अभी तो हमारे पास वो ऑप्शन है कि मल्टीपल बैंक अकाउंट दिख जाते हैं। मान लो अगर नहीं होता, तो अभी सोच सकते हैं कि यार मेरे पास 3 बैंक अकाउंट है, इस वाले में पैसा नहीं है। अगर ऐसा ऑप्शन होता कि भाई मैं कोई भी बैंक अकाउंट चूज़ कर पाता, तो शायद मेरे लिए अच्छा होता। तो आप ये सब इनपुट दे सकते हो। तो आप टेस्ट करते समय भी आप ये सब सोचोगे कि बंदे के पास अगर 3 अकाउंट हुए तो किससे चूज़ करे? पैसा आ रहा है तो उसके पास 3 अकाउंट है तो किसमें जाएगा? अगर आपको बता दिया जाएगा कि नहीं, पैसा भेजेगा बंदे के अकाउंट में चला जाएगा, तो आप बस इतना ही चेक कर रहे हो, तो फिर तो आपको बिज़नेस क्यूए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिज़नेस समझो कि बिज़नेस क्या है, वो फीचर क्या है, उसको कैसे यूज़र इम्पैक्ट होगा, तभी आप उसको टेस्ट कर पाओगे। हर चीज़ सोचो, यूज़र क्या-क्या कर सकता है। आपको सिक्योरिटी टेस्ट नहीं करना, आपको तोड़ना का मतलब फ्लो देखना है कि वो कैसे-कैसे टेस्ट कर सकता है किसी चीज़ को, क्या-क्या वो परफ़ॉर्म कर सकता है एक्टिविटी, और उन सारी एक्टिविटी में मेरा सिस्टम सही से उसको सब कुछ हैंडल करना है। तो एक ये बात है, प्लस एक आपका कोड आपको आना चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना ऑटोमेशन है, तो बिना कोड का तो गुज़ारा नहीं है। कोडिंग आपको आनी चाहिए, मैनुअल कोई नहीं हायर करता। आप जाओ भी मत, रिकमेंडेड भी नहीं है।
तो उसको मतलब कोई स्पेसिफिक ऑटोमेशन टूल सीखना चाहिए स्टार्टिंग से ही, या वो क्या कर सकता है फिर? स्टार्टिंग से अगर आप कॉलेज में हैं और टूल सीखना चाहते हैं, आप साइप्रस सीख सकते हैं। साइप्रस ईज़ी है, पॉपुलर है। सेलेनियम भी आप सीख सकते हैं। सेलेनियम का भी ज़माना था, लेकिन मुझे लग रहा है कि सेलेनियम की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि फ्लेकीनेस ज़्यादा थी। तो आप साइप्रस, सेलेनियम, टाइपस्क्रिप्ट कोई भी एक लैंग्वेज सीख लीजिए, ठीक है? और लैंग्वेज बोल रहा हूँ, टूल सीख लीजिए। लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज सीख लीजिए। पॉपुलरली आप जावा सीख सकते हैं, बहुत पॉपुलर है। अगर आपको जावा आती है तो आपको एक एज है। और अगर आप साइप्रस की दुनिया में जाना चाहते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीख लीजिए। कोशिश करिए कि आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए। आप जावा कर ही लो अगर आपके पास ऑप्शन है। अब जावा तो आप, क्योंकि बहुत ही पॉपुलरली वो डिमांडेड है, आप जावा कोशिश करिए कि आप जावा सीखिए, अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो। क्योंकि बहुत सारी कंपनी, सबसे पहले जब हम लोग ऑटोमेशन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सेलेनियम ही आता है। और आजकल बहुत सारी कंपनीज़ है जो मोस्टली सेलेनियम यूज़ कर रही है, तो शायद जावा यूज़ करेंगे तो उनको जॉब्स अपॉर्च्युनिटी शायद ज़्यादा हो सकती है। नहीं, जावा, हाँ, ये एक तो अपॉर्चुनिटी ये भी होती है, प्लस दूसरी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि देखो, ये जावा के ना बहुत सी कंपनियों का बैकएंड सिस्टम जावा पे ही लिखा हुआ है। प्लस उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो वो भी, अगर आप, वो आता है तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके की, ज़्यादातर लैंग्वेजेस हैं वही ऐसी हैं। गोलैंग है, वैसे ही लिखी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही कॉन्सेप्ट लगता है उसके अंदर, ठीक है? तो स्काला है और दुनिया भर की लैंग्वेजेस है, ठीक है? तो वो सब आप उसी से होते हैं। 90% ऑफ कंपनियां व्हेन दे आर ऑपरेटिंग विद जावा, तो ठीक है ना, हम मेजर बकेट को चूज करते हैं। तो हुँ, 90% को टारगेट करो, 10% को छोड़ दो। वो सब बाद में भी करेक्ट। सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक एक लैंग्वेज आ गई तो दूसरे में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक, हाँ, एक तो सॉलिड करो, मतलब जावा आती है तो फिर कायदे से आती है। फिर ये सब नहीं है कि हाँ। मतलब आप रट के जा रहे हो। नहीं, आप कोड लिखो, और फिर कोड कोड लिखने का मतलब डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। आपको लिंक लिस्ट रटाने मतलब इन द सेंस लिंक लिस्ट आपको आना चाहिए कायदे से, आप कोड लिख सको। आप बाइनरी ट्री हुँ, कर पाओ, आप स्टैक क्यू कर पाओ। ये होता है लैंग्वेज आना। ये नहीं होता है कि मैं फॉर लूप चला लिया बस। वो लैंग्वेज आना नहीं है। वो यू आर नॉट, क्योंकि हमारे टाइम में ना नोशन था, किसी को आता ही नहीं था ये सब। डेटा स्ट्रक्चर में लोगों की जान सूझ जाती है, डेटा स्ट्रक्चर तक तो हुँ, उस समय ऑप्शन भी नहीं था, मतलब लोगों को उतना आता, यूट्यूब यूट्यूब भी उतना नहीं हुआ करता था। तो हमारे टाइम पे चल गया काम, अब नहीं चलेगा। हुँ, व्हेन आई एम सेइंग कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको बाइनरी ट्री, तो क्यूए तक जा रहे हो तो ट्री, डेव जहाँ बनना चाहते हो तो ग्राफ, यहाँ तक आना चाहिए, उससे नीचे हुँ। गुजारा नहीं है। ये सब टेक्निकल साइड हो गया। तो जैसे आपने बोला कि क्यूए को एक बिज़नेस साइड भी समझ में आना चाहिए। तो मतलब उसके लिए ऐसा भी होगा ना कि उसको डोमेन बहुत मैटर करेगा कि वो जिस डोमेन में काम कर रहा है उसका डोमेन का नॉलेज भी होना चाहिए उसको। ये देखो, एंट्री लेवल पे ना तो कोई किसी को डोमेन नॉलेज होगी नहीं। अब आप क्या हुँ, बता दोगे उसके अंदर, ठीक है? तो एंट्री लेवल वालों से एक्सपेक्टेड भी नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल कोई लॉजिस्टिक की कंपनी है, तो वो लॉजिस्टिक का सवाल वैसे भी नहीं पूछेगी कि तुम्हें पता ही नहीं है। हुँ, तो इंटरव्यू क्या लेंगे? तुम बता ही नहीं पाओगे, मुझे पता है कि तुम नहीं बता पाओगे। तो मैं आपसे क्या पूछूंगा? मैं आपसे पूछूंगा अमेज़न क्या आप यूज़ करते हो? फ्लिपकार्ट चलाते हो? मिंत्रा शॉपिंग करते हो? करते ही हो। तो पेटीएम यूज़ किया है? करते ही सब लोग। तो इनके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। आप अवेयर रहो कि ये सब क्या ऐप है, क्या करते हैं, क्या बिज़नेस मॉडल है। बिज़नेस मॉडल मतलब ये नहीं कि कैसे पैसा बना रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्या नहीं है। ये आपको इंजीनियर में ये सब नहीं जानना है। ये सब बिज़नेस एमबीए वालों के लिए ठीक है। आपको लगना है कि यार और क्या फीचर ऐड कर सकते थे। ये फीचर अच्छा है, बुरा है, इसमें क्या इश्यू आ सकता है। होटल बुकिंग है, फ्लाइट बुकिंग है, मेक माई ट्रिप। अब वो कैसा लगता है, उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है, बुरा है। आप डेट सेलेक्ट करते हो, प्राइस लिख के आता है, कन्फ्यूजिंग होता है कि नहीं होता है, आपको तुरंत, यूज़र को तुरंत समझ में आ जाता है कि नहीं आता है। आपने फ्लाइट बुक की हुँ, कि दिल्ली टू बैंगलोर, तो उसमें बहुत सा ऑप्शन आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल प्राइस क्या है, मुझे कितने की पड़ेगी प्राइस। फाइनल में प्राइस आपका 20,000 रुपये दिखा रहा है, यूआई पे 10,000 दिखा रहा है ना। एक तो होता है कि यूज़र कन्फ्यूज हो जा रहा है कि भाई 10,000 पे करना है, 10,000 पे करते करते मैं 20,000 कहाँ पे करने लग गया। तो ये दिस इज नॉट क्लीन यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है? कि यूज़र को तो, अब आपका क्या सजेशन है, आप क्या कर सकते हो? हुँ, ऐसा हो सकता है कि भाई बंदा बोर हो जा रहा है, यूज़ ही नहीं कर पा रहा है, अरे छोड़ो हटाओ यार, परेशान होके छोड़ दिया। बैड एक्सपीरियंस है, बिज़नेस खराब हो रहा है। हुँ, आपको ये सब हुँ, सोचना है कि यार ऐसा क्या कर सकते थे कि यूज़र अगर मेरे वेबसाइट पे आ गया है, तो परचेज़ करके ही जाए। उसका इतना डिलाइटफुल हुँ, एक्सपीरियंस हो कि उसको कोई दिक्कत आए ही ना। राइट। हुँ, हुँ। तो तो ये सब ऑप्शन। लेकिन
लेकिन इसमें समझो कि आपने एक डोमेन में ऑलरेडी काम कर चुके हो और अभी आप नेक्स्ट किसी कंपनी के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे क्योंकि वो कंपनी को पता है कि आपने ऑलरेडी एक डोमेन में काम किया हुआ है, तो वहाँ पे डोमेन मैटर करेगा क्या करियर ग्रोथ और सैलरी के लिए? देखो इंजीनियरिंग में ना डोमेन का बहुत ज़्यादा ऐसा असर आता नहीं है स्टार्टिंग लेवल पे। प्रेफ़रेंस होती है, आपको ना मतलब प्रेफ़र किया जाता है कि मान लो फ़िनटेक में अगर हायरिंग हो रही है, अगर आपने बैंक में या कभी पेमेंट गेटवे में काम किया है या किसी फ़िनटेक कंपनी में ज़ेज़र पे में काम किया है, एडवांटेज है कि आप जल्दी स्क्रीन होंगे क्योंकि उनको पता है कि जो हम काम करते हैं ये बंदा पहले भी काम कर चुका है, तो उसको थॉट प्रोसेस पता है कि इसको क्या करना है, तो हमको एज है, राइट? लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आपको इतना कोई कर भी नहीं सकता। आप टेक पे खेलो, हुँ, ठीक है? अंत में टेक पे ही है, आप टेक पे खेलो ना। हुँ, डोमेन का मतलब है कि आप बेसिक अगर आपको जो रेगुलर डेज़ में यूज़ होती है चीज़ें, वो तो आपको पता होनी चाहिए ना कि भाई अमेज़न कैसे काम करता है। अगर आप वो भी नहीं बता पा रहे हो कि मिंत्रा कैसे काम करता है, ये तो रोज़ पेटीएम कैसे काम करता है, तो रोज़ की डेली ऐप्स हैं, राइट? तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बहुत स्पेसिफिक कोई चीज़ है तो भाई ऑब्वियसली आप नोबडीज़ नो और आप उनकी वेबसाइट पढ़ के जान भी नहीं सकते। वो भी ज़माना चला गया कि लोग पहले पूछते थे कि आपको मेरी कंपनी के बारे में कुछ पता है कि नहीं पता है, वो कोई नहीं पूछता। अब सीधा स इंटरव्यू होता है टेक्निकल पे। इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ हुँ, एटलीस्ट। इंजीनियरिंग में सीधा हुँ, टेक पे होता है, टेक पे अच्छे हो तो फिर बात की बात है, वो सब 4th-5th लेवल पे जाती है बातें। पहला 2-3 लेवल तो सिर्फ डीएस-एल्गो इसी पे खत्म होता है। यही नहीं क्लियर कर पाओगे तो फिर वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? पहले राउंड पे चढ़ गए तो फिर अबाउट अस पढ़ने का मौका ही पूछने का मौका ही नहीं आया, राइट? हुँ। पहले हम लोग हाँ, कंपनी का रिसर्च करते थे, कौन सी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, उसका सीईओ कौन है, पूरा पढ़ के जाते थे, फिर उसमें क्वेश्चन एक आता ही था कि आपको ये कंपनी के बारे में क्या पता है? और हम लोग जो रटा हुआ रहता था, जो पढ़ा हुआ रहता था, वो सीधा बोल देते थे उनको। नहीं थो अगर बहुत ही यूनिक टाइप की कंपनी है तो थोड़ा-सा पढ़ लो। पता कर लो कि क्या करती है, आपको बहुत डिटेल नहीं जाना कि लॉजिस्टिक करती है, तो क्या है भाई इनका ट्रक्स के जीपीएस के ऐप हैं, ये ट्रक में जीपीएस के ऐप लगा देते हैं, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ जाती है ट्रक आपको मतलब उसको एडमिन को पता होता है कि मेरी ट्रक कहाँ पे है। अब वो कैसे करती है इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। मोटा ओवरव्यू आपको पता रहे कि मोटा-मोटा कंपनी ये काम करती है, ठीक है? आपको बहुत डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो ओयो है पता है आपको, मोटा-मोटा होटल बुकिंग करती है। कैसे बुक करती है, क्या होता है उसका आर्किटेक्ट उतना डिटेल जाने हाँ, होटल बुक करती है, साथ में क्या करती है, वो बहुत कुछ करती होगी। लेकिन मोटा-मोटा होटल बुकिंग ऐप है, राइट? मेक हुँ, माई ट्रिप है, फ्लाइट बुकिंग ऐप, वो होटल भी बुक करती है, लेकिन मोटा-मोटा फ्लाइट बुकिंग ऐप है। हुँ। तो शिशिर एक क्वेश्चन था, आप नॉर्मली अभी इंटरव्यू भी लेते रहोगे, तो आप जब इंटरव्यू लेते हो और आपके सामने कैंडिडेट है, तो आप उसमें क्या देखते हो कि अगर इसमें ये है, तो मैं इसको ले लूँगा? ये डिपेंड करता है कि हम किस रोल पे हायर कर रहे हैं और तो हर रोल के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस अलग हो जाती हैं, बट लेट्स अभी हमारा जो हम उसको टारगेट करते हैं कि 1 से लेके 5 साल तक के एक्सपीरियंस के लोगों को भी 5 साल के ऊपर को खुद ही पता होता है कि क्या करना होता है। तो 1 टू 5 वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई आपको कोड लिखना बहुत अच्छा मैं कोड देखता हूँ, आपका कोडिंग अच्छा होना चाहिए। अगर आप एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं लिख सकते हो तो यू आर नॉट फिट फॉर मी, मैं रिजेक्ट कर दूँगा। तो आपको कोड लिखना आना चाहिए और फिर ये नहीं कि मैंने लॉजिक बता दिया, आपको फंक्शन-वंक्शन सब तरीके से आपको लिखना आना चाहिए। क्योंकि वो जब आप कोड जो बंदा कोड लिखता है ना उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो लिख भी देता है। एक होता है कि भई आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाए, वो एक अलग चीज़ है। भई आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी, आप वो प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाए या सॉल्व ही नहीं कर पाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक होता है कि लोग कोड नहीं लिखते कि उनको प्रॉब्लम पता है कि भाई एक एरे है उसको रिवर्स करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मान लो। एक एरे अब आपको पता है कि हाँ भाई पीछे से ट्रैवर्स करके कर देंगे, रिवर्स हो गया। हुँ, अब मैं बोलूँगा कि ये लिख दो कोड में, लोग नहीं लिख पाते। स्ट्रिक्टली नो नो गो है मतलब नहीं करेंगे। क्योंकि हुँ, 1 से 5 साल 10 साल तक आपको यार कोड लिखना आना चाहिए आपको तो जिसने ऑफ़िस में थोड़ा भी कोड लिखा है ना उसको आता है। ठीक है? तो आप हुँ, कोशिश करिए कि आप कोड में बहुत अच्छे रहें। ऑलवेज़ सॉल्व प्रॉब्लम्स, हैकररैंक है, लीड कोड है, ठीक है? दुनिया भर की वेबसाइट हैं। पहले सब तो दिक्कत थी, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल भी मिल जाता है। पहले तो नहीं यूट्यूब भी इंटरनेट भी इतना अच्छा नहीं आता था तो था भी नहीं। तो अब पढ़ो क्या दिक्कत है? एक से आप कोड करो, अच्छा कोड करो। हुँ। कोडिंग के अलावा भी किसी पे फ़ोकस करना चाहिए या मोस्टली कोडिंग से ही हो जाएगा? नहीं, ये कोडिंग तो बहुत पहला प्रीलिमिनरी राउंड होता है, ठीक है? फिर आप आपने ऐसे कि सेलेनियम पे किया, आपको सेलेनियम की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आपने क्या किया है, कैसे किया है, तो वो सब भी आता है।
आज के ज़माने में ना ज़्यादातर लोग ये इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कोड लिखना आता है तो वो कर ही लोगे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के। ठीक है, नहीं भी किया है, साइप्रस किया है तो भी सेलेनियम के लिए हायर हो जा रहे हो, सेलेनियम किया है तो वो आजकल चीज़ें इंटरचेंजेबल है। ठीक है, कोडिंग इम्पोर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्पोर्टेंट है, प्रॉब्लम का ऑप्टिमाइज़ेशन इम्पोर्टेंट है। आप प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व नहीं करो, प्रॉब्लम को अच्छे ऑप्टिमाइज़ेशन लेवल पे सॉल्व कर रहे हो, ये एक्स्ट्रा मार्क्स देता है, मतलब एक अच्छा इंप्रेशन देता है। तो फिर ठीक है, आप अवेयर हैं, आप क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में कि जो प्रॉब्लम दी गई है उसके अब एक होता है कि भाई प्रॉब्लम दी गई है, आपको पता है प्रॉब्लम, उससे मिलती-जुलती आपने धड़ से कर दिया, ठीक है? फिर तो वो लगता है कि यार इसको पता ही थी, तो कर दिया। एक होता है कि आपसे आप सवाल पूछ रहे हो ना, 10 तरीके की क्लैरिफ़िकेशन ले रहे हो, फिर आप बता रहे हो इंटरव्यू को, समझा रहे हो कि ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। फिर आप कोड भी लिख रहे हो, कोड एग्ज़ीक्यूटेबल लेवल का लिख रहे हो, तो और क्या चाहिए? करेक्ट। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने तो अपने करियर में बहुत सुना है कि सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, वो अंडरपेड रहते हैं और उनको इतना रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं, ये बात सही है। डेवलपर के कंपैरिज़न में टेस्टर को उतना पैसा तो नहीं मिलता और इज़्ज़त भी नहीं मिलती है। बहुत ही कंपनियाँ होती हैं, बहुत ही कम कंपनियाँ होती हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर वो ना वो एक्चुअली क्या वो माइंडसेट ही वैसा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ लाइक क्यूए इंजीनियर इज़ लाइक ए थैंकलेस जॉब। लास्ट के गेटकीपर हो, ठीक है? और कंपनी में ना जब भी आप कंपनी में होंगे या जो लोग नहीं हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि जैसे सिक्योरिटी के लिए बोलता है, सिक्योरिटी इज़ एवरीवन्स जॉब। सिर्फ कोई सिक्योरिटी इंजीनियर अगर कुछ सिक्योरिटी अटैक हो जाता है या हो जाता है तो सिर्फ सिक्योरिटी इंजीनियर को कोई नहीं बोलता। सबके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्टिंग इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें होता क्या है कि हम लास्ट गेट कीपर होते हैं। कोई चीज़ प्रोडक्शन में जाके गड़बड़ हो जाती है, भाई क्यूए क्या कर रहा था? थैंकलेस जॉब है, पैसा भी कंपैरेटिवली नहीं मिलता उतना, काफ़ी फ़र्क है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में पैसा भी नहीं मिलता, नहीं तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि क्यूए में पैसा ही नहीं है, वैसा भी नहीं है। वैसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम पैसा मिलता है। अब कंपैरेटिवली डेव से कम मिलता है, लेकिन बहुत लोगों से बहुत अच्छा मिलता है। अगर अदर इंडस्ट्रीज़ भी देखो, क्यूए मतलब क्यूए इज़ अ वेरी डिसेंट जॉब और अच्छा पैसा मिलता है। अगर आप कंपेयर करो और किसी इंडस्ट्री में, तो वहाँ के जो लोग अच्छे बंदे होंगे ना, शायद 5 साल में आप उतनी सैलरी कमा रहे हो, जो वहाँ पे बंदा डायरेक्टर लेवल पे बैठ के कमा रहा हो। लेकिन विद इन आईटी इंडस्ट्री कंपैरेटिवली टू डेव, क्योंकि डेव तो बहुत ज़्यादा शाउटेड है और डिमांडेड है, तो उनके कंपैरिज़न में हमेशा सैलरी तो कम रहेगी। उसमें कुछ कर भी नहीं सकते मतलब। तो आपको क्या लगता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का फ्यूचर ग्रोथ रहेगा क्या? मतलब अगर कोई बंदा आना चाहता है क्यूए में अभी फ्रेशर से, तो वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए फिर आपको क्या लगता है? नहीं यार देखो, इतना चीज़ें बहुत वो हो रही है कि क्यूए मतलब क्यूए देखो, कोई भी चीज़ सर्टिफ़ाई तो करना ही पड़ेगा ना, टेस्ट तो करनी पड़ेगा, वो तो हमेशा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अब थोड़ा तरीका बदल रहा है, जो मेरी जो रीडिंग है वो है कि तरीका बदल रहा है। चैट जीपीटी आ गया, धीरे-धीरे जनरेटिव एआईज़ आते जाएँगे, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोड जनरेट हो जाए फटाफट। अब कोड जनरेट हो जाएगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो डेव्स कूद रहे हैं किस पे? टेस्ट करने पे। डेव का एसेंशियली काम क्या है कि वो टेस्ट करेगा, क्योंकि भाई कोड तो उसको, मैं ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाएगा ही, लेकिन ज़्यादातर वो मिल जाएगी। तो भाई क्यूए तुम भी वही करो ना, तुमको भी तो कोड मिल ही जा रहा है। तो वो तुम्हारे शूज़ में कूद रहा है, तुम उनके शूज़ में कूदो, वो तुम्हारा डोमेन सीख रहा है, तुम उनका डोमेन सीखो। तो अंत में कोई भी चीज़ है, देखो एआई भी लिख देगा तो क्या बिना टेस्ट सर्टिफ़ाई किए तो आप नहीं भेज सकते ना। कितनी भी 100 फुल प्रूफ आपकी टेक्नोलॉजी हो, बिना सर्टिफ़िकेशन की कोई काम नहीं चलती। आपको टेस्ट करना ही पड़ेगा। ये तो रहेगा ही रहेगा। आप डेवलपर का वर्कफ़ोर्स कम कर सकते हो, टेस्टिंग के वर्कफ़ोर्स कम हो जाएँगे। ऐसा होगा कि भाई पहले 20 टेस्टर चाहिए, तब 2 टेस्टर चाहिए। ये सब होगा, लेकिन खत्म कभी नहीं होगा। हुँ। और नॉर्मली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी हम लोग आते हैं, तो नॉर्मली जैसे आपको भी 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो क्या लोग फिर लीडरशिप साइड मूव होना चालू हो जाते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से या फिर अब वो लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी कंटिन्यू रह सकते हैं? नहीं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में देखो, लीडर एक एक लेवल के बाद तो आप यू हैव टू बिकम अ लीडर ना, मतलब ज़िंदगी भर तो अब पहले तो नोशन नहीं था। पहले तो क्या था कि फोर्सफुल भी होता रहता था चीज़ें। अब अगर पहले के लोग देखोगे 10 साल 12 साल पे लोग मैनेजर बन गए, अब चीज़ें बदल रही हैं क्योंकि वर्कफोर्स भी बढ़ गया है। तो अब आईसीई पे भी काम चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब दोनों तरफ भी, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा भी कम है। यूएस में चीज़ें ज़्यादा हैं कि लोग
15 साल पे आप आईसी रह लेते हो। इंडिया में अभी ऐसा मैंने तो नहीं देखा कि कोई 15 साल, बहुत ही 1-2 लोग होंगे नहीं तो बहुत रेयर है ये। 15 साल पे यू हैव टू हैंडल द टीम। अब मैनेजर, सीनियर मैनेजर बन रहे होते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको लीडरशिप नहीं मिलता, आपको मिलता है, यू कैन गो टिल डायरेक्टर। अच्छी कंपनी है तो वो शायद फिर हायर मैनेजमेंट में भी डाले, क्योंकि आप जब डायरेक्टर क्यों हो तो फिर यू कैन मैनेज द इंजीनियरिंग टीम आल्सो, राइट? तो वो सब भी हो जाता है। लेकिन लेकिन ये है कि मतलब वो थोड़ा-सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्यूए में, कि आपको अगर हायर मैनेजमेंट में जाना है तो मतलब वो नॉट स्ट्रेट पाथ नहीं है कि आप जैसे डेव में आप डेव डायरेक्टर बने फिर सीधा ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी होता है कि यू कैन आप डायरेक्टली सीटीओ नहीं बन जाते हो, ये कभी नहीं होता। फिर अच्छा, लोग ये भी मैं एक ये बड़ा नोशन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि यार क्यूए में डायरेक्टर के बाद क्या? ठीक है, तो डायरेक्टर के बाद कुछ नहीं, डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर ही जाता है। सेम एज़ अ सीटीओ के बाद क्या? सीटीओ सीटीओ और क्या बन जाएगा? सीईओ के बाद क्या होगा? सीईओ सीईओ ही रहेगा। वो पहले दिन से सीईओ 25 साल कंपनी चला 25 साल सीईओ रहता है। दे रिटायर एज़ अ सीईओ। कंपनी में सीईओ बने, सीईओ से रिटायर हो गए, सीईओ से बहुत हो गए। फिर क्या होता है कि आप ग्रुप वाला बनने लग जाते हैं कि ये 25-30 साल आप थे, फिर कंपनी ने एक नई कंपनी एक्वायर कर ली, यू बिकम अ ग्रुप सीईओ। आप 2 कंपनी, ऐसे आपकी कंपनी के साथ भी होगा। आपकी कंपनी ने एक और कंपनी हायर कर ली। आप डायरेक्टर पहले इंजीनियरिंग अपनी कंपनी के थे, क्यूए इंजीनियर थे, अब उस कंपनी का भी तो क्यूए आएगा। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, पहले आपके पास 20 बंदे थे, अब 40 बंदे हो गए। यही होता है। तो शिशिर, आपने क्योंकि इतना आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में, तो आपका फाइनल एडवाइस क्या रहेगा लोगों के लिए? फाइनल एडवाइस मतलब किस सेंस में? मतलब जो भी फ्रेशर्स हो रहे, जो ये पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, या फिर जो मैनुअल टेस्टिंग में है, या फिर जो भी ऑटोमेशन टेस्टिंग में है, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा? अगर उनको आगे बढ़ना है, वो लोग क्या-क्या कर सकते हैं? भाई देखो, जो मैनुअल टेस्टिंग में है, यू हैव टू लर्न ऑटोमेशन, उसके बिना गुजारा नहीं है। ऑटोमेशन लर्न करने का पहला स्टेप है, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। मेरे साथ के लोग हैं, वो सीधा ऑटोमेशन में सीधा वो कूद गया सिलेनियम सीखने, नहीं सीख पाओगे। क्लियर कट है, नहीं। अगर सीख भी लेगे ना, तो तुम बस इधर जुगाड़बाजी करके सीखोगे और यू विल नेवर बी अ गुड ऑटोमेशन टेस्टर। ऑटोमेशन टेस्टर सीख बनने के लिए पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जितने भी लोग हैं जो मैनुअल टेस्टिंग अभी कर रहे हैं, प्लीज लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थॉरोली लर्न। पढ़िए, यूट्यूब देखिए, सीखिए, 1 महीना 2 महीना लीजिए, 1 महीने से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए सबको सीखने में, ठीक है? जो लोग ऑटोमेशन में हैं, उनसे एक्सपेक्टेड ये है कि भाई आप ऑटोमेशन करिए, डिज़ाइनिंग देखिए, सिस्टम को अगर आप 1 साल, आप एक 5 साल से कम के एक्सपीरियंस के हैं, 0 टू 5 ईयर एक्सपीरियंस पे हैं, आप ऑटोमेशन के इसके डेप्थ में जाइए, आपको डेटा स्ट्रक्चर बड़ा अच्छे से आना चाहिए, प्रोग्रामिंग में एकदम ग्रिप होना चाहिए। 5 से 8 साल, 9 साल सिस्टम समझ में आना चाहिए। आपको डेव का कोड बेस समझ में आना चाहिए। आपको फ्रेमवर्क पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन-सा फंक्शन डीबी में कैसे कॉल करता है। आप डिबग कर ले जाओ प्रॉब्लम खुद से। प्रॉब्लम आ गई, आपको पता होना चाहिए कि आप डिबग करके ये बता सको कि इस लाइन ऑफ कोड पे सिस्टम फट गया, या अगर प्रोडक्शन में कुछ ऐसा इश्यू आता है तो। 8 साल के ऊपर सिस्टम समझ में आना चाहिए, सिस्टम डिज़ाइन आना ही चाहिए। पढ़िए, आप आइए सिस्टम डिज़ाइन पढ़िए, सीखिए, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, ये अच्छा एडवाइस था लोगों के लिए। सो बहुत अच्छा लगा शिशिर आपसे बात करके, आपका एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, और होप इस पॉडकास्ट से लोगों को नॉलेज मिले, वो लोग कुछ सीखे और इम्प्लीमेंट करें। सो थैंक यू सो मच शिशिर, अपना टाइम देने के लिए पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सिद्धार्थ फॉर इनवाइटिंग मी हियर। होपफुली शायद मतलब मैंने जो अपनी लाइफ में देखा था कि यार ये मैंने जो प्रॉब्लम फेस की थी, एटलीस्ट मैं आई आई वांटेड कि अगर कोई कोई भी एक बंदा है जो मेरे थॉट प्रोसेस से सोच रहा है, कम से कम उसको एडवाइस मिले। होपफुली मेरी एडवाइस किसी के काम आए। करेक्ट, या मतलब हम लोगों ने जो गलती की, एटलीस्ट वो लोग वो रिपीट नहीं करें। हाँ, बहुत लोग करते हैं और मतलब वो रिपीट करा, आप पहले से प्रिपेयर रहोगे तो बेहतर रहेगा। मतलब हम लोग ने को ज़्यादा टाइम ले लिया जो 10 साल पे जो जहाँ पे पहुँचे हैं, अब वो चीज़ 5 साल में अचीव करो। थैंक यू सो मच शिशिर। थैंक यू।